हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो चाहे आप सिविल इंजीनियर से हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, आपके लिए ये सब्जेक्ट एज ए कोर सब्जेक्ट हुआ करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब भी हम बात करते हैं डिजाइन पर्सपेक्टिव की, तो डिजाइन में जैसे ही हम बात करते हैं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आती हैं फोर्सेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन। ओके, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, डिफ्लेक्शन वगैरह, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जनरली जैसे हम डिजाइन की बात करते हैं तुरंत आपके माइंड में आते हैं। तो बेसिक सब्जेक्ट जो इनसे डील करता है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आपकी कोर को बिल्ड करता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज से इन वीडियोस में दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, कुछ भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट्स की अपने एक रियल एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंस होती है। ओके, तो हम उसी रियल एनवायरनमेंट को देखते हुए हम यहां पर सीखने वाले हैं उस सब्जेक्ट्स की फीलिंग को। हमें पहले यह भी समझना होगा, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है। ठीक है, हम इस सेशन में, हम इन वीडियोस में, जो फर्दर हमारी वीडियोस होने वाली हैं, सभी में हमें जो भी सब्जेक्ट यहां पर डील करना है, सभी की एक थोरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, ये सारे ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस भी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि कोर चीजें ही बताती हैं आपको कि हाँ कौन सी चीज हमारे रियल एनवायरनमेंट में किस साइड में है। ओके, सो 1 to 1 हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे हर एक टॉपिक का, हर एक कॉन्सेप्ट का। ठीक है, साथ ही उसकी हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जो अप्रोच लगती है उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरेटिकल से कहीं ऊपर होने वाले हैं ये वीडियोस आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए साथ में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, हमारे चाहे कोई से भी एग्जाम हो पीएसयू से रिलेटेड, ठीक है, एई से, जेई से, जिससे भी आपके रिलेटेड आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, वहां पर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से खासा अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिजाइन से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे सिविल चाहे मैकेनिकल की बात की जाए। और जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये काफी अच्छे वीडियोज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से डील कर रहा है। एक सिंपल सी बात है, देखिए एकदम फीलिंग के साथ स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट को फीलिंग के साथ देखिएगा। सिंपल सी बात देखिएगा। मान लेते हैं कि हम यहां पर इस तरह से एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं। ओके, मान लीजिए आप हैं। ओके, और साथ ही अगर मैं बात करता हूं, आपको मैंने स्केट्स पहनाए हुए हैं, रोलिंग शूज, इस तरह से इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि यार इमेजिनेशन आपकी है, क्योंकि इंजीनियर अगर इमेजिनेशन नहीं कर रहा है तो वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनेशन आपकी फुल ऑन है। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर आप हैं जो स्केट्स पहने हुए हैं। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये है, आप पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए इस तरह से, आप पर मैं एक फोर्स लगाता हूं इस तरह से। तो अगर मैं आपके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं तो आपकी कंडीशन क्या होगी, इमेजिन करो आपकी कंडीशन क्या होगी। आप इन स्केट्स की हेल्प से, इन रोलिंग शूज की हेल्प से आगे की तरफ मोशन में चले जाएंगे। आप आगे की तरफ मोशन में चले जाएंगे, आपकी कंडीशन मोशन में हो जाएगी, आप मूव कर रहे होंगे। ओके, अब जरा फील कीजिएगा कि आपके अंदर कोई फोर्स डेवलप हो रही है, आपके अंदर कोई फोर्स डेवलप हो रही है। ठीक है, जरा सोचिएगा। ठीक है, अगर आप बहुत तेजी से साथ जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ चीजें कुछ अंदर गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीज की बात नहीं हो रही है। मेन चीज क्या है, यहां पर स्ट्रेसेस, यहां पर बात हो रही है कुछ इंटरनल इफेक्ट्स की। इंटरनल इफेक्ट्स इन द सेंस ऑफ फोर्सेस इंटरनली आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा होगा। देखिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। अब एक ऐसी कंडीशन लेके चलिएगा, दिस इज द केस 1
ठीक है, अब मैं यहां पर केस 2 लेके चल रहा हूं, एक सिंपल केस। यहां पर मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, यहां पर मान लीजिए आप ही हैं और आप पर अब मान लीजिए मैं एक फोर्स लगाता हूं इधर से और एक फोर्स लगाता हूं इधर से। अब जरा सोचिएगा अपनी सिचुएशन को, अब अपनी सिचुएशन को सोचिएगा क्या हो रहा होगा आपके ऊपर कि आप अगर ये है मान लीजिए और आप पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो अब सोचिएगा कि आपकी कंडीशन और साथ ही हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो हमने क्या माने हुए हैं, सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो अब आपकी कंडीशन क्या है कि आप हैं तो रुके हुए हैं, तो आप स्टैटिक पोजीशन में, बट आपके ऊपर अब इंटरनल इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं। आपके अंदर आप फील कीजिएगा कि आपके अंदर इंटरनल इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं। तो यही जो हमारे पास हमारी सराउंडिंग में जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें इंटरनल फोर्सेस महसूस हों, ठीक है, जहां पर हमें इंटरनल फोर्सेस महसूस हों, दैट सब्जेक्ट, जो भी यहां पर साइंस की वो पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें हम बात कर रहे हैं उस इंटरनल इफेक्ट्स की, उस इंटरनल इफेक्ट की, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डीलिंग विद द इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, dealing with the internal effects of the body, that subject is the strength of material। और बेसिकली इसके नाम जो हम जानते हैं that is the mechanics of deformable or real solids। और इसका एक नाम और है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसके और भी नाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यहां पर जो डिफॉर्मेबल रियल सॉलिड्स की बात की है उसी को हम MOS बोल देते हैं, इसको हम MOM बोलते हैं और इसको हम TOE बोलते हैं, ठीक है। तो इन नाम से भी हम सोम को जानते हैं, ठीक है, इन नाम से भी हम सोम को जानते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां से इसकी बेसिक फीलिंग समझ में आ रही होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो ये सोम नहीं है। सोम में आपको पहले क्या करना होगा, मटेरियल को इक्विलिब्रियम में, पहली चीज अपने माइंड में क्या लेके आनी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम अपनी कंडीशन को लेके चलते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप कंडीशन को लेके चलिएगा, साथ ही उस पर क्या होना चाहिए, इंटरनल इफेक्ट महसूस होना चाहिए। अगर मटेरियल के अंदर इंटरनल इफेक्ट महसूस नहीं हो रहा है तो मटेरियल है हमारा सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं कि आपको मैंने रोलिंग शूज पहनाए हुए हैं और आप पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगा रहा हूं एक डायरेक्शन से, तो आप जब यहां से इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरनल फोर्सेस नहीं जनरेट हो रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप किस में गए, आप जा रहे हैं यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, ना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, ना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उम्मीद है आपको यहां तक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, जो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर वर्डिंग में लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसको हम बेसिकली फीलिंग के साथ समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो हमारे पास मैकेनिक्स होता है, ठीक है, जो हमारे पास मैकेनिक्स है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली कहां पर लाई करता है, हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहां पर लाई करता है। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा है, दैट इज द इंटरनल इफेक्ट। जो भी इंटरनल इफेक्ट हमारे मटेरियल में आ रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, अगर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, अगर इंटरनल इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो वो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। किसके अंदर, हमारे रियल और डिफॉर्मेबल सॉलिड्स के अंदर। तो यहीं से हम मैकेनिक्स को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसका नाम जो है वो बेसिकली हमारा मैकेनिक्स ऑफ रियल और डिफॉर्मेबल सॉलिड्स है। तो मैकेनिक्स वर्ड को पहले हमें समझना होगा। तो इसी मैकेनिक्स वर्ड को समझने के लिए हम पहले अपना एक ओवरव्यू लेके चलते हैं अपने माइंड में। देखिएगा सोम की जो भी क्लास होने वाली है आपकी, जिस तरह से भी हमारी वीडियोस फर्दर चलने वाली हैं, उन वीडियोस में आपको एक चीज तो माइंड में रखनी है कि अपने माइंड को एकदम ओपन रखना है, ठीक है, उसे फिक्स नहीं रखना है। जितनी मैं चीजें बोलने वाला हूं, ठीक है, आज तक मे भी आपने उन चीजों को नहीं सोचा होगा सोम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो मैं बोलने वाला हूं उसको ओपन माइंड में आपको बस जाने देना है,
ठीक है, क्या क्या हमारे अजम्पशंस होते हैं, किस किस तरह से हमें सोचना होता है, वो सारी चीजें आपको वन बाय वन करके मैं अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर बात की है मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सारे फोर्सेस की स्टडी हमारी मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। ठीक है, हम सभी की स्टडी को कंबाइंडली मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, बट मैकेनिक्स के हम फर्दर 3 टाइप्स करते हैं, और ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ये किसके ऊपर हो रही है? कौन सा मटेरियल है? वो रिजिड बॉडी है, वो सॉलिड है, वो आपका लिक्विड है, या आपका गैस है। ठीक है, मतलब हमारे पास फ्लूइड है या सॉलिड है या फिर रिजिड बॉडी है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम सारी चीजों को लेके चलेंगे। पहले हमारे पास माइंड में क्या है? स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस। भाई फोर्सेस तो हम लगा रहे हैं ना, फोर्सेस तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कुछ भी लगा सकता है, बट किसके ऊपर लगाएगा वो चीज हमारे लिए डिपेंड करता है मटेरियल। जैसे कि मैंने यहां पर नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो पहला हमारा मटेरियल हो गया कौन सा? रिजिड बॉडी। ठीक है, दूसरा हमारा मटेरियल हो गया डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, एंड तीसरा हमारा मटेरियल हो गया मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड से रिलेटेड। तो हमारे एनवायरमेंट में हम ये पर्टिकुलर मटेरियल्स लेके चल रहे हैं। अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, अभी आपको ये समझना होगा धीरे धीरे। ठीक है, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के हमारे 2 टाइप होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस आप थोड़ा बहुत जानते हैं, सॉलिड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बट रिजिड बॉडी के बारे में आपको मैं अब अच्छे से बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों के बारे में। बाकी अगर मैं सॉलिड एंड फ्लूइड के डिफरेंस की बात करूं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सॉलिड क्या होता है एंड फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल्स। अब ये जो ऑन पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं, उसी के बेसिस पर जो हमने पर्टिकुलर मटेरियल पकड़ा और उस पर हमने फोर्सेस की एनालिसिस की। ठीक है, तो वही एनालिसिस, वही पर्टिकुलर मटेरियल हमारा इन सब में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं रिजिड बॉडी के ऊपर, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि उसमें इंटरनल फोर्सेस का जो सेंस आएगा वो जब मैं रिजिड बॉडी समझा दूंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज है उसमें हमारे पास होता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। फर्दर उसको हम डिवाइड करते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये जो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हो रहा है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के लिए, तो ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मतलब रिजिड बॉडी के ऊपर स्टडी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, और उसके बाद काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स हो जाता है डायनेमिक वाला पार्ट। स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आपसे याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्टैटिक्स इक्वेशन होती है, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास अगर फॉर 2D बॉडी, अगर मैं 2D के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या क्या होती हैं? एक होता है समेशन fx इक्वल टू 0, नेट समेशन fx, फोर्स इन x डायरेक्शन, पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, ये बात कर रही होती है डायरेक्शन पर डिपेंड, ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी पर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम हमारा क्या होना चाहिए? 0। दूसरी जो हमारी पास कंडीशन होती है दैट इज दी Fy0, मतलब सारी फोर्सेस का इन y डायरेक्शन में जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 0। एंड थर्ड कंडीशन इज दी समेशन m, मोमेंट का समेशन एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, एट एनी पॉइंट in z डायरेक्शन इक्वल टू 0, एट एनी पॉइंट इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0। क्योंकि मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो यहां पर जो हम प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर मैं प्लेन कर रहा हूं, यहां पर लेके चल रहा हूं XY प्लेन, तो XY प्लेन में फोर्सेस तो हैं
बट एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर प्लेन है जैसे कि जेड प्लेन, तो उस जेड प्लेन में होगी मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंट की डायरेक्शन होती है जिस प्लेन पर वो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया ना? इसको हम फर्दर अभी समझेंगे मोमेंट के केस में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें यहां पर इक्वेशन को समझना है कि एक इक्वेशन है समेशन एफ एक्स जीरो, एक इक्वेशन समेशन एफ वाई जीरो और एक इक्वेशन है समेशन एम इक्वल टू जीरो। तो ये तीन इक्वेशन हमारी 2D प्लेन के ऊपर लग रही होती हैं, 2D प्लेन के ऊपर। अगर हम 3D की बात करेंगे तो यहां पर ऐड हो जाएगा समेशन एफ जेड और यहां पर ऐड हो जाएगा समेशन एम एट एनी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, अबाउट एक्स डायरेक्शन, और समेशन एम एट एनी पॉइंट अबाउट वाई डायरेक्शन ऑल्सो। तो यहां पर हो जाएंगी 6 इक्वेशंस अगर 3D की बात हो रही है। वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 3D की बात हो रही है, शॉर्ट नोट्स में आप ये वर्डिंग्स भी नोट कर सकते हैं। और अगर 2D की बात हो रही है तो हमारे पास होती हैं 3 इक्वेशंस, ओके। तो ये हमारे पास कंडीशन हुई है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स का मतलब है नेट कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, स्टैटिक अवस्था में होनी चाहिए, रुकी हुई अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर सारे फोर्सेस हमारे क्या होने चाहिए? जीरो। बॉडी पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, वो मोशन में ना हो, ठीक है। जबकि डायनेमिक की जो बात करते हैं, डायनेमिक में हम बात कर रहे होते हैं जब बॉडी किसके अंदर आ गई है? मोशन में। जब बॉडी आ चुकी है मोशन में, ठीक है। समेशन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, समेशन एम अबाउट एनी पॉइंट इन जेड डायरेक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। या इन तीनों चीजों में से एक चीज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर दो चीज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर तीनों ही चीजें नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी डायनेमिक में है, बॉडी हमारी स्टैटिक नेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। गलती मत करना, जो मैं बता रहा हूं समझिएगा उसे। अगर ये तीनों चीजें हमारी जीरो हैं, इंडिविजुअली ये तीनों चीजें हमारी जीरो हैं, तभी हमारी फुल बॉडी स्टैटिक में होगी, रुकी हुई अवस्था में होगी। बट अगर उसमें से एक भी चीज नॉन जीरो रह गई है, ठीक है, एक भी चीज जीरो रह गई है, सॉरी नॉन जीरो रह गई है और बाकी सारी चीजें जीरो हो चुकी हैं, तो वो बॉडी हमारी डायनेमिक में हम बोल सकते हैं उसे, डायनेमिक में हम कहते हैं उसे, ठीक है। वो परफेक्टली स्टैटिक अवस्था में नहीं है, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि जहां पर अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, तो जहां पर हमारे पास बॉडी में टोटल फोर्सेस, नेट फोर्सेस जीरो हो जाएं, बट इंटरनल इफेक्ट कुछ ना कुछ महसूस हो, वहां पर होगा तो स्टैटिक सेंस, बट वहां पर स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रियल बॉडी में। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी बात करते हैं हम रिजिड बॉडी के बारे में। ये रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो अभी हम रिजिड बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिजिड बॉडी क्या होती है? तो रिजिड बॉडी के बारे में समझिएगा। अगर मैं यहां पर रिजिड बॉडी के बारे में आपसे बात करता हूं तो, ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज दैट पर्टिकुलर बॉडी इन विच आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज नो वर्डिक, पर्टिकुलर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या है? जीरो। अगर हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या डेफिनेशन होने वाली है कि हमारे पास डिफॉर्मेशन होने वाला है जीरो। और अगर मैं रिजिड बॉडी को आपको थोड़ा सा और समझाने की बात करूं यहां पर, तो आप एक काम कीजिएगा, जो बॉडी डिफॉर्म ना हो, अब डिफॉर्मेबल चीजें हम जनरली कौन सी सोचते हैं? डिफॉर्मेबल चीजें जनरली हम सोचते हैं जैसे हमारे पास स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स को हम डिफॉर्मेबल मानते हैं। तो यहीं से हम एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं स्प्रिंग का। तो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं यहां पर स्प्रिंग का, तो देखिएगा, ये यहां पर मैंने एक स्प्रिंग ले लिया इस तरह से, ठीक है। यहां पर मैंने एक स्प्रिंग ले लिया इस तरह से। अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया? एक फोर्स दे दिया F, ठीक है, एक फोर्स दे दिया F1 मान लेते हैं इसे। और यहां पर जो ये स्प्रिंग है, ये कितना यहां पर डिफॉर्म हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हम पहले से ही जानते हैं, स्कूल लेवल थिंग है ये हमारी, कि अगर हम फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग पर तो डिफॉर्मेशन आता है। और ये डिफॉर्मेशन हमारा किस फॉर्मूले से निकलता है? F इक्वल टू KX से, वेयर K इज द स्प्रिंग स्टिफनेस, पर यूनिट फोर्स के लिए कितना डिफॉर्मेशन आया है उसमें। स्टिफनेस की डेफिनेशन क्या हो गई? पर यूनिट फोर्स के लिए कितना डिफॉर्मेशन आया है, ठीक है। तो यहां पर यूनिट फोर्स के लिए कितना डिफॉर्मेशन, पर यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लग रहा है। तो पर यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज को अगर हम यहां पर देखें F/X, तो दैट इज द स्टिफनेस। तो यहां से मान लीजिए कि इसमें कुछ, ये जो स्प्रिंग है, मान लीजिए ये स्प्रिंग यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, ये स्प्रिंग यहां पर पहुंच जाता है, दैट इज द X1 डिफॉर्मेशन। किसकी वजह से? F1 फोर्स से, F1 की वजह से X1 डिफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मैं एक सिमिलर डायमेंशन का
एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग लेता हूं जिसे मैं बोलता हूं बेसिकली टाइट स्प्रिंग। टाइट स्प्रिंग क्या? जिसका स्टिफनेस ज्यादा हो, हायर स्टिफनेस का स्प्रिंग लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर हायर स्टिफनेस का स्प्रिंग लेके चल रहा हूं तो यहां पर ये स्प्रिंग यहां तक हो गया, सेम डायमेंशन ओरिजिनल वन। तो ओरिजिनल के हिसाब से जो हमने सेम डायमेंशन रखी है उस पर अब मैंने क्या लगा दिया यहां पर, मान लीजिए F2 फोर्स, ठीक है, F2 फोर्स। बट अब मुझे क्या करना है, जब मैंने इस F2 फोर्स को लगाया और ये मैंने बोला इस पर कि यहां का जो K2 है वो इज ग्रेटर देन K1 है, जो K2 है इज ग्रेटर देन K1 है, मतलब स्टिफनेस इसकी ज्यादा है। तो जब यहां पर हम F2 को, F1 को मान लीजिए F मान लिया और F2 को भी F मान लिया, तो यहां पर जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, यहां पर जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो इतना होगा इन द सेंस वो होगा यहां से कितना डिफॉर्मेशन होगा, इतना। ये जो x2 है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि x2 इज लेस देन x1। क्यों? क्योंकि मैंने इसका K2 क्या माना है, ज्यादा माना है K1 से, और फोर्स लगाया है उतना ही सिमिलर। तो उतना ही सिमिलर अगर मैं फोर्स लगाता हूं और हमारे पास डिफॉर्मेशन क्या आ जाएगा फिर, अगर हमारे पास हायर स्टिफनेस का एक स्प्रिंग है और एक है लोअर स्टिफनेस का स्प्रिंग, तो फोर्स जब उस पर लग रही होगी, सेम दोनों पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो किस पर हमारे डिफॉर्मेशन कम आएगा? सोचिएगा जरा, किस पर डिफॉर्मेशन कम आएगा? जिसमें स्टिफनेस ज्यादा है, जिसमें स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस क्या कर रही है? स्टिफनेस ये कह रही है कि यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं स्टिफनेस ज्यादा बोलता हूं तो भाई आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना सेम डिफॉर्मेशन के लिए, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम डिफॉर्मेशन के लिए x1 के लिए। तो यहां से एक चीज एक तो क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि जब हम फोर्सेस, हम स्टिफनेस बढ़ा दें मटेरियल की, अगर हमारे अंदर स्टिफनेस बढ़ जाए मटेरियल की, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर सेम फोर्स हम लगाते जाएं तो उस पर x की वैल्यू कम होती जाएगी, उस पर डिफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक स्प्रिंग ऐसा सोच के चलो अपने माइंड में। अब इसी चीज को हम नीचे की तरफ लेके चलते जा रहे हैं और फिर मैंने आपसे बोला कि एक स्प्रिंग ऐसा है जिसकी स्टिफनेस, ये हमारे पास इनिशियल है ना, जिसकी स्टिफनेस इनफाइनाइट है, जिसकी स्टिफनेस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उस स्टिफनेस वाले मटेरियल के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? सेम फोर्स पर, फोर्स कितना लगा रखा है? वही F हमारे पास फोर्स लगा हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है? 0। और अगर एक ऐसा स्प्रिंग जिसमें डिफॉर्मेशन 0 आ रहा है, जिसमें डिफॉर्मेशन 0 आ रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हमारा रहता है 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चाहे तो इस फॉर्मूले से आप जा सकते हैं कि अगर मैं K की बात करूं तो फोर्स तो कुछ ना कुछ है, मैथ सिंपल सी बात है, स्कूल लेवल मैथ्स, फोर्स कुछ ना कुछ है, ठीक है। x की वैल्यू मैं कहता हूं 0 अगर बॉडी के लिए, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी टेंस टू इन्फिनिटी। K की वैल्यू हो जाएगी टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा स्प्रिंग जिसमें आफ्टर फोर्स डिफॉर्मेशन मेरा 0 आए, ऐसा स्प्रिंग जिसमें आफ्टर फोर्स डिफॉर्मेशन मेरा 0 आए, वही स्प्रिंग हमारा क्या कहलाता है? K टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर रिजिड बॉडी। इसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का आप सिंपल सा हमारे पास यहां पर एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि रिजिड बॉडी वो पर्टिकुलर बॉडी है जिसमें आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कितना भी क्यों ना फोर्स लगा लिया जाए, तो यहां पर जो हमारे पास डेफिनेशन निकल के आ रही है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन हमारा 0 होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन हमारा 0 होता है, दैट इज द रिजिड बॉडी, सिंपल। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे हम बात कर रहे थे इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड में हम इसमें मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में, तो रिजिड बॉडी एक पर्टिकुलर वो बॉडी है, ध्यान से समझिएगा, रिजिड बॉडी एक पर्टिकुलर वो बॉडी है जिस पर आप फोर्स लगाते रहेंगे तब भी इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये जैसी थी ये वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो ये जो केस मैं यहां पर बना रहा हूं, ये जो केस मैं यहां पर बना रहा हूं एज अ रिजिड बॉडी का, ये केस बेसिकली किसका हो रहा है यहां पर? स्टैटिक्स का। क्योंकि स्टैटिक्स में अगर आप सिंपल देखोगे तो स्टैटिक्स में होना चाहिए नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स अगर स्टैटिक्स में मुझे 0 लेके चलना है तो मुझे फोर्स इधर, अगर मैं x में फोर्स लगा रहा हूं तो इधर भी मुझे x में उतना ही फोर्स लगाना होगा। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस ये बॉडी अभी भी इतने ही डायमेंशन की रहेगी, डायमेंशन इसकी रहेगी सेम,
और अगर इसकी डायमेंशन रहती है सेम तो यहां पर ये कहलाएगी एज ए रिजिड बॉडी। उम्मीद है आपको यहां तक रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्टैटिक्स की बातें समझ में आ गई होंगी, नेट इक्विलिब्रियम की बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डायनेमिक्स की तरफ भी। डायनेमिक्स में क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी एक बॉडी की, तो उस बॉडी में, ठीक है, डायनेमिक्स में हमारे पास दो पार्ट हैं। एक है पार्ट हमारा डायनेमिक्स के, हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारा डायनेमिक्स की, अगर मैं बात करूं, यहां तक हमने बात कर ली है रिजिड बॉडी की। अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं तो डायनेमिक्स के हमारे दो पार्ट हो रहे हैं। एक पार्ट है हमारा काइनेमैटिक्स और एक पार्ट है हमारा काइनेटिक्स। एक पार्ट है हमारा काइनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, मोशन में है बॉडी। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, सिंपल, मोशन में है बॉडी, नेट इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेट इक्विलिब्रियम मतलब उसका जीरो नहीं है। समेशन fx, समेशन fy और समेशन m में से कुछ ना कुछ यहां पर जीरो नहीं है। ठीक है, या तीनों ही चीजें जीरो नहीं है। तो काइनेमेटिक का जो मीनिंग है हमारे पास, सिंपल से समझिएगा, डायनामिक की वो पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी की स्टेट्स की जो कैलकुलेशंस हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट कंसिडरिंग द कोज की बातें होती हैं, विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन, द कोज ऑफ मोशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे एक बॉडी की, ये मान लीजिए मेरे पास एक ये पेन है। ठीक है, ये मेरे पास एक पेन है। ठीक है, और ये मेरे पास मान लीजिए अर्थ है। ये मान लीजिए मेरे पास पेन है और ये मान लीजिए मेरे पास अर्थ है। अब मैं क्या करता हूं, इस पेन को भी फेंकता हूं, ठीक है, और इस अर्थ को भी फेंकता हूं। ठीक है, ऐसा मुझे मान के चलो मैं सुपरमैन हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, ठीक है, इस पेन को मैं वेलोसिटी दे रहा हूं और या मैं अर्थ को वेलोसिटी दे रहा हूं, तो ये दोनों ही कंसिडरेशन अगर मैं विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ मोशन, कोज ऑफ मोशन यहां पर क्या होने वाला है हमारा, जैसे कि फोर्स या मास। ठीक है, तो मास और फोर्स की कंसिडरेशन ना करते हुए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टडी की बात करता हूं, स्टडी इन द सेंस कि यहां पर बात कर लेते हैं, ये एक इमेजिनरी फिगर है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी फिगर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह समझाना है कि मास यहां पर कंसीडर आपको नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पेन को यहां पर एक थ्रो कर रहा हूं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करते थे, याद करो, स्कूल लेवल पर हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक बात बताइए, इसमें कहीं पर भी इन तीनों इक्वेशंस में f का नाम है नहीं। क्या इनमें से इन इक्वेशंस में कहीं पर भी m या किलोग्राम का नाम है नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी हमारी कंसिडरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ मीटर एंड टाइम के हिसाब से, ठीक है, मीटर एंड टाइम के हिसाब से, ना कि किलोग्राम के हिसाब से, तो वो जो हमारी स्टडी है वो हमारी स्टडी कहलाती है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम हर एक बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पॉइंट में। ये पेन भी कैसे स्टडी कर रहा हूं मैं, इस पेन को ही मैंने क्या माना हुआ है, एक पॉइंट। ठीक है, अर्थ को भी क्या मान लिया, एक पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं इस तरह से फेंक रहा हूं। ठीक है, एक u वेलोसिटी से, एक u वेलोसिटी से। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैंने यहां पर कैलकुलेशन कर ली उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की। ठीक है, जो एट द टाइम हमने वेलोसिटी अचीव की है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की बात हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेजिनेशन है। ठीक है, ये सिंपल हमने इमेजिनेशन बात की है। क्यों, क्योंकि एक पेन के को भी हमने पॉइंट माना हुआ है और अर्थ को भी हमने पॉइंट माना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अर्थ अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको हम मास को कंसिडर करेंगे, नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं काइनेमैटिक्स की। तो काइनेमैटिक्स में हम मास या कोज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते हैं। काइनेमैटिक्स की अगर सिंपल सी बात करें तो यहां पर जो स्टडी होती है without considering the cause of motion, while kinetics में जो होता है that is with considering the cause of motion। ठीक है, विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अब काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो काइनेटिक्स में क्या होगा कि जब मैं बात करता हूं काइनेटिक्स में, जैसे कि
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv²। तो यहां पर देखिएगा m आ चुका है। अगर m आ चुका है तो भाई सिंपल सी बात है, पेन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², अर्थ की काइनेटिक एनर्जी से ऑब्वियस है कम होगी। भले से इन दोनों की वेलोसिटी इनिशियल हमारी सेम है, मान लेते हैं दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मास पर डिपेंड कर रही है। तो जो हमारे पास मास को कंसीडर करके, फोर्स को कंसीडर करके जो बातें होती हैं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर ब्रांच हमारी कौन सी होती है? डायनेमिक्स में काइनेटिक्स वाला पार्ट होता है। डायनेमिक्स में काइनेटिक्स वाला पार्ट होता है, बल गति विज्ञान जिसे हम बोल देते हैं, जिसमें हम फोर्स की कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, मास की कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पर देखा है, काइनेटिक्स को हमने कवर किया, काइनेमैटिक्स को हमने कवर किया, डायनामिक्स को हमने कवर किया, स्टैटिक्स को हमने कवर किया और रिजिड बॉडीज को हमने कवर किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने कवर किया। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम में मैं आगे भी डिफरेंस क्रिएट करवाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा कि चीजें एक्चुअली कैसे होती हैं। अभी हमें सिंपल बेसिक चीजों को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा और इसका आंसर दीजिएगा मुझे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां आपके पास एक पेन है जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपके पास पेन है, उस पेन को जरा खींचने की कोशिश करो, आपको क्या देखने को मिलेगा? आप कहोगे कि वो डिफॉर्मेबल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि वो क्या डिफॉर्मेबल है? आप कहोगे डिफॉर्मेबल नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार आप उसे सिंपल आईज से नहीं देख सकते कि उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो आप सीधा बोलोगे सर ये तो डिफॉर्मेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो डिफॉर्मेबल नहीं है तो जरा एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिफॉर्मेबल और द रियल सॉलिड्स की। याद रखिएगा हमारी अर्थ क्या है? रियल है ना, इमेजिनरी तो नहीं है। और अगर ये रियल हमारा वर्ड है तो इसमें जितने भी सॉलिड्स हैं वो रियल हैं या नहीं? इमेजिनरी तो नहीं है। अगर वो सारे के सारे सॉलिड्स हमारे रियल हैं तो रियल सॉलिड्स के हिसाब से वो रियल सॉलिड्स हमारे डिफॉर्मेबल 100% है। अब आप कहोगे कि सर डिफॉर्मेबल हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहे? अब जरा लेके चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसे हम बोल देते थे हुक्स लॉ। आपने कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में हम अभी आगे कंटेंट में भी डिस्कस करेंगे, हम इसे कहां पर पढ़ने वाले हैं। बस आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि आपको ये चीज तो याद है ना, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। और उम्मीद है आपको स्ट्रेस की ये छोटी सी डेफिनेशन भी याद होगी कि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ई क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस इसे बोलते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है स्ट्रेन। ठीक है, और यहां पर कौन सी स्ट्रेन है? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्यों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है? क्योंकि यहां पर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डील करूंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 के अंदर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं डील करने वाला हूं, बस आपको अभी मुझे यहां पर थोड़ा सा एक बेसिक समझाना है जो आपको व्यू में दिखता है कि सर डिफॉर्मेबल होती नहीं है, बट मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं कि यहां पर ये सारी चीजें डिफॉर्मेबल होती हैं। कैसे? P अपॉन ए इक्वल टू ई इंटू डेल्टा, इसको हम लिखते हैं डेल्टा बाई एल। डेल्टा बाई एल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल चेंज, लेंथ में जो लॉन्गिट्यूडनल चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा बाई एल हमारे पास ये होता है। तो यहां से बताइएगा जो चेंज हो रहा है वो कितना आया? पीएल अपॉन ए। जो चेंज हुआ वो कितना आया? पीएल अपॉन ए। अब एक बात बताइए, अगर किसी एक बॉडी पर आपने फोर्स लगा रखा है तो उसे क्या जीरो बोलोगे? नहीं ना। अगर आपने एक बॉडी को ले रखा है तो क्या उसकी ओरिजिनल लेंथ जीरो है? नहीं ना। अगर आपने बॉडी को ले रखा है तो उस पर ए क्या जीरो हो चुका है? नहीं ना। और अगर मैं रियल की बात कर रहा हूं तो रियल में यंग्स मॉडुलस क्या है मेरा? कुछ ना कुछ है, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल क्यों ना हो, ई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है, और अगर ई की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये कुछ ना कुछ तो आएगी। डेल्टा विल बी समथिंग। और अगर ये डेल्टा कुछ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है? उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जा रहा होगा कि हमारे पास जितने भी इस रियल एनवायरनमेंट में, इस अर्थ के ऊपर जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे डिफॉर्मेबल हैं। आप सुपरमैन खुद से हो। अगर आप ये कहते हो कि मैं पेन को खींच नहीं पा रहा, तो आप खींच चुके हो उसे, आप इसकी डेंसिटी चेंज कर चुके हो। ठीक है, आप कहते हो सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, मैं डेंसिटी चेंज करता हुआ प्रूफ दूंगा आपको चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी कि रियल चीजें ऐसी हैं। ठीक है, बस वो हमें दिखती नहीं है सिंपल आइज से।
ठीक है, जबकि रियल में वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल और रियल सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल है, जो बॉडी हमारी रिजिड नहीं है। अब यहां से एक बात हमें रियल समझ में आती है कि जो रिजिड बॉडीज होती हैं, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली थ्योरेटिकल है। वो फुल्ली थ्योरेटिकल है क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम रिजिड बॉडी के ऊपर मान के चलते हैं, और रिजिड बॉडी हमारी जो परफेक्ट रिजिड बॉडी होती है दैट इज द इमेजिनरी बॉडी, दैट इज द इमेजिनरी बॉडी, जो कि अर्थ पर आपको नहीं मिलने वाली है। अर्थ पर आपको सारी बॉडीज कैसे मिलने वाली हैं? रियल सॉलिड्स, जो कि डिफॉर्मेबल होते हैं। बात क्लियर है? जो कि डिफॉर्मेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट हाँ बेस हमारा इसी से क्रिएट होता है। हम पहले से ही, जैसे काइनेमेटिक्स में आपने देखा था ना कि हमने इमेजिनेशन कर ली, क्या कितना भी बड़ा क्यों ना हमारे पास प्लैनेट भी क्यों ना हो, ठीक है, उसे भी हम क्या मान के चल लेते थे? एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट। ऐसे ही इसमें हमने क्या माना हुआ है? डिफॉर्मेशन जीरो, डिफॉर्मेबल बॉडी है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम जब मैकेनिक्स की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर मैं एक बॉडी ये लेके चला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर मैं एक बॉडी ये लेके चला और इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ इस साइड और एफ इस साइड, तो ये मेरा समेशन एफ एक्स क्या दे रहा है? समेशन एफ एक्स इसमें क्या आ रहा है? जीरो। समेशन एफ एक्स को कैसे किया करते हैं? ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सोम को पहले वीडियो से देख रहे हैं वो याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्सेस के एनालिसिस अच्छे से कर चुके हैं। फोर्सेस को एनालाइज करो पहले कि फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं, कोप्लानर, कनकरेंट, किस तरह के फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस का सम हो रहा है उसके फोर्सेस का सम हमारा कितना हो रहा है? जीरो। ये दिख रहा है मुझे। अगर मैं समेशन एफ वाई की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में इस बॉडी के लिए हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी अच्छे से समझ लिया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम की स्टडी है मेरी, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में कितने फोर्सेस हैं? सिर्फ और सिर्फ दो ही तो दिख रहे हैं। और कोई फोर्सेस हैं क्या वाई डायरेक्शन में? नहीं ना। तो वाई डायरेक्शन जो फोर्सेस ही नहीं है तो वो तो जीरो हो गया ना। समेशन एम की बात करें तो एम क्या होता है हमारे पास? रोटेशन, एक तरह से मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। तो अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कपल नहीं बनेगा। ये भी चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने डील कर ली हैं स्टार्टिंग में, फोर्सेस, कपल, ये सब चीजें क्या होती हैं, बट फिर भी मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल एनालिसिस सोम में भी लेके चलने वाला हूं। किसके अंदर? टाइप ऑफ लोड के अंदर। अभी हम बात करेंगे उसकी, अभी हम बेसिक चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो समेशन एम भी यहां पर जीरो है, तो ये तीनों ही चीजें क्या हैं? जीरो हैं। अब अगर ये तीनों ही चीजें जीरो हैं तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप क्या बोलने वाले हो? नेट इक्विलिब्रियम। और अगर ये नेट इक्विलिब्रियम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, नेट इक्विलिब्रियम है इसमें, इसका मतलब ये किसमें है? ये है स्टैटिक अवस्था में, ये है स्टैटिक अवस्था में। और अगर ये चीज स्टैटिक अवस्था में है तो जरा सोचिएगा, अगर ये चीज स्टैटिक अवस्था में है तो यहां पर अब ये जो बॉडी है ये है डिफॉर्मेबल बॉडी, तो ये भागेगी तो नहीं कहीं। क्यों नहीं भाग रही है? क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में। बट ये क्या डिफॉर्म हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्यों? क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, मतलब ये है मेरी रियल बॉडी, ये है मेरी रियल बॉडी। और अगर मैं रियल बॉडी की बात करूं तो रियल बॉडी यहां पर, रियल बॉडी क्या होगी? रियल बॉडी होगी डिफॉर्म। अब यहां अगर स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर ये जो चीज होती है ये यहां से आप इसे इधर भगा रहे हो, इसका मतलब ये तो सर मूव कर रही है ऐसे। नहीं, ये मूवमेंट नहीं है, ये यहां पर इसका मूवमेंट नहीं है, ये यहां पर क्या है? इसका डिफॉर्मेशन। इसे हम बोलते हैं यहां पर डिफॉर्मेशन। तो ये जो डिफॉर्मेशन यहां पर है हम उसकी स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, सॉलिड बॉडीज जो रियल सॉलिड हैं उनमें मोशन नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन जो होता है उसी की स्टडी की जाती है इस फॉर्मूले से, जिसको हम आगे डील करने वाले हैं। बात क्लियर है? तो हमारे पास जो सोम की हम स्टडी करते हैं वो भी किस में कर रहे हैं हम? स्टैटिक्स अवस्था में। तो स्टैटिक अवस्था में नेट इक्विलिब्रियम हमेशा होगा। याद रखिएगा इस चीज की कंडीशन जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो हम सोम की स्टडी करते हैं, सोम की स्टडी हम करते हैं नेट इक्विलिब्रियम में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक अवस्था में बातें करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसके अवस्था में बातें कर रहे हैं? स्टैटिक अवस्था में, तो स्टैटिक पोजीशन में। तो याद रखिएगा जब भी हम पूरी सोम को अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं यहां पर आपके सिलेबस के हिसाब से, तो सोम नेट इक्विलिब्रियम हर एक पॉइंट का रहेगा, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट इन दी बॉडी, एवरी पॉइंट इन दी बॉडी, इन दी बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम,
रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट आज लिखवा रहा हूं, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। एवरी पॉइंट इन द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम फॉर द सोम कंडीशन, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक, सोम से रिलेटेड। साथ ही क्या है, हर एक बॉडी डिफॉर्मेबल है, जो कि रियल की बात कर रहे हैं हम, हर एक बॉडी डिफॉर्मेबल है। यहां तक की कंडीशन की बात हो चुकी है, ठीक है। लास्ट हमारा जो एक मैकेनिक्स का पार्ट बचता है, दैट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हम बात कर लेते हैं एक लिक्विड की एंड एक गैसेस की, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसेस से रिलेटेड हमारे पास हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, गैसेस को जनरली हम बोल देते हैं इन, लिक्विड को जनरली हम बोल देते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, एंड गैसेस को हम जनरली बोल देते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स की, तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में हम यहां इन दोनों फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के बेसिस पर, एक्सटर्नल इफेक्ट के बेसिस पर, क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट तो लगाया जा रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है वो सारी चीजें भी हम यहां पर देखते हैं। बट मेन चीज यहां पर क्या है, यहां पर बात हो रही है फ्लूइड्स की, सॉलिड्स की नहीं, ठीक है। यहां पर भी हम इंटरनल इफेक्ट्स देखेंगे, बट उसे हम सोम नहीं बोलेंगे, उसे हम एफएम बोलेंगे। यहां पर ये सब्जेक्ट का नाम हो जाता है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट का नाम हो जाता है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इस सब्जेक्ट का नाम हो जाता है ईएम। ईएम मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो यहां पर चाहे हम सिविल की बात करें, चाहे हम मैकेनिकल की बात करें, कोर सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, चाहे हम उन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की बात करें जो कि मैकेनिकल कैडर के हिसाब से क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो यहां पर जितने भी हम यहां पर ये आपके ब्रांचेस मैंने लिखी हुई थी मैकेनिक्स की, एक है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एक है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, एंड एक है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो आपको यहां पर साफ दिख रहा है कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक सब्जेक्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड एक सब्जेक्ट है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आप सेपरेटली पढ़ते हो, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखिएगा। सोम का हम करेंगे, आपस में बातें करेंगे इसमें, और यहां पर एफएम का एफएम वाले सब्जेक्ट में हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू की तरह मैंने यहां पर समझा दी हैं, जिससे कि आगे कभी भी कंफ्यूजन ना रहे और एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके माइंड में चलती रहे। डिजाइन से रिलेटेड, चाहे डिजाइन से रिलेटेड हो, चाहे फ्लूइड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके माइंड में एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने यहां पर बात कर ली हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं जो हमने यहां पर बात कर ली हैं, ठीक है, ठीक। चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कंटेंट्स की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां कंटेंट देख के डरना नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये सोम जो होता है, सोम की बात करें या फिर हम बात करें एफएम की, हम बात करें सोम की या बात करें हम एफएम की, तो सोम और एफएम ये काफी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिएगा, इसमें पहले ही आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, सोम एंड एफएम बेसिक सब्जेक्ट हैं और लेंथी सब्जेक्ट हैं, बट इनके जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि बहुत सारा कंटेंट यहां लिखा हुआ है, मेन चीज है कि हर एक चीज क्या है, बहुत ही इजी है। आपको बस बेस लेके चलना है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एक एक छोटी छोटी चीजें समझने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कंटेंट है, कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन, देन है टाइप ऑफ लोड्स, देन है स्ट्रेसेस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड प्रॉपर्टीज। मैं आपको जितने भी इधर उधर से क्वेश्चंस हुआ करते हैं सोम के हिसाब से, ठीक है, वो सारे के सारे मैं फर्स्ट चैप्टर में ही डील कर लेता हूं, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, क्योंकि आपको पहले ही पता होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मान लीजिए इसका डिजाइन करना है, एग्जांपल के तौर पर आपको इस कैंटिलीवर बीम का डिजाइन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, पहली बात, पहली चीज, आप ये जो डिजाइन कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो भाई? बस ऐसे ख्वाब आया था, सपना आया था, इस वजह से डिजाइन कर लिया आपने, ऐसे थोड़ी होता है। आपको मेन चीज क्या है, मेन है आपके पास लोड क्या लगा हुआ है, लोड क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोड क्या लगा हुआ है जिसके लिए आप कैंटिलीवर बीम बना रहे हो, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले पता होना चाहिए लोड कितने टाइप के होते हैं, और लोड यहां पर कौन सा कैसा लगा हुआ है। ऐसा भी लोड हो सकता है, ये भी हमारा लोड होता है जिसे हम मोमेंट बोल देते हैं, या फिर ट्विस्टिंग टॉर्क बोल देते हैं, वो भी हमारे पास लोड होता है। लोड इज द सिंपल फोर्स और कपल,
तो आप फोर्स एंड कपल जो इसके ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, वो चीजें कैसी लगी हुई हैं, वे सब चीजें एक्सटर्नल जो कि आपको होती हैं गिवन। अगर आपके पास लोड ही आपको नहीं पता है तो भाई कैंटिलीवर बीम क्यों बनाना? अगर आपको लोड ही नहीं पता है, लोड कह रहे हो 0 है, तो क्यों सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हो वहां पे? जब लोड ही नहीं है, किसी चीज को वेयर ही नहीं करना, तो जरूरत क्या है भाई? बात समझ में आ रही है ना? तो कैंटिलीवर बीम अगर हमें बनानी है तो कैंटिलीवर बीम बनाने पर कितना पहले से ही लोड था वहां पर जिसे इसे झेलना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल लोड्स आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल लोड्स आपको पता होना चाहिए, ये होती है हमारी गिवन कंडीशन, ठीक है, ये हमें पता होता है, ठीक है। और उसको पता करने के लिए पहले ये पता करना चाहिए आपको कि भाई लोड के टाइप क्या होते हैं। अगर बोल दिया गया पॉइंट लोड है तो कैसा, अगर आपसे बोल दिया गया यूडीएल है तो कैसा, यूवीएल है तो कैसा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आप कैंटिलीवर बीम यहाँ पे बना रहे हो तो भाई उसकी प्रॉपर्टी कैसी, क्या वो रबर की बना लोगे, है ना, क्या वो स्टील की बनाओगे, कास्ट आयरन की बनाओगे, किस चीज की बनाने वाले हो, वुड की बनाने वाले हो, किस चीज की बनाने वाले हो? तो आपको पहले पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे कि स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे कि हार्डनेस क्या होती है, जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो चलोगे ना भाई फर्दर सब्जेक्ट्स पर, फर्दर चैप्टर पर। आप पहले ये तो पता करो कि यार प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, ये सारी चीजें हैं क्या, रेजिलियंस, टफनेस, ये चीजें हैं क्या, तो आपको पहले प्रॉपर्टीज समझनी है। तो मैं जो डील करता हूं फर्स्ट चैप्टर में, आपके ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से सीधा क्वेश्चंस आते हैं, वो भी यहां पर हम कवर कर लेंगे। अभी यहां पर आप स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं समझोगे, अब यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझोगे, सिंपल, ठीक है, सिंपल एक स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन से सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बस। चैप्टर 2 से हमारे पास इंपॉर्टेंट कंटेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन अलग अलग समझेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट समझेंगे, थर्मल स्ट्रेसेस समझेंगे। मैंने आपको देखो अलग अलग कलर से ये चीजें लिखी हुई हैं, इनके बारे में भी है कुछ चीजें। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शायद आपने नाम सुने होंगे, एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है, कह रहे होंगे सर सुने हैं, हमारी तो ये चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां पर जो मैंने 3 चीजें लिखी हैं, दीज आर द कोर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खुद ही एक कोर सब्जेक्ट है, उस कोर सब्जेक्ट के भी ये 3 चैप्टर कोर हैं। अगर आपने ये 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको फिर ये वाली चीजें आगे समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले आप सीक्वेंस वाइज जाएंगे, पहले आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे, इन 3 चैप्टर का बेसिक हमें समझना है। सबसे ज्यादा टाइम हमारा जो है वो इन 3 चैप्टर में जाने वाला है, सबसे ज्यादा टाइम, पहले ही मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, सबसे ज्यादा टाइम 3 चैप्टर पर जाने वाला है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 4 जो मैंने गिवन दे रखे हैं आपको। इन चारों चैप्टर में प्योर बेंडिंग है, प्योर टॉर्जन है, ठीक है, साथ ही कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं जिसको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल देते हैं, एंड थ्योरी ऑफ फेलियर है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दीज आर दी डिफ्लेक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉलम, ठीक है, इनके बारे में डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास और चैप्टर्स आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल, थ्योरी ऑफ स्प्रिंग एंड शियर सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से एकदम सिंपल चैप्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जो सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है हमारा, वो इनमें जाने वाला है, और टाइम नहीं जाने वाला, बेसिकली हम इस टाइम का यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि इन 3 चैप्टर में जो आपने बेसिक समझ लिया, फिर तो सोम एकदम आपके लिए हलवा होने वाली है, बहुत ही नॉर्मल होने वाली है। सारी चीजें हमारी इन 3 चैप्टर से रिलेट करेंगी। इन तीनों चैप्टर में आपको न्यू चीजें दिखेंगी, बाकी सारी चैप्टर्स में आपको इन्हीं के डिराइव्ड फॉर्म मिलने वाले हैं। बात क्लियर है? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने आज जो डील किया है, हमने इस वीडियो में जो डील किया है, वो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो हमने अभी आउट ऑफ सिलेबस कुछ डील नहीं किया, हमने बेसिकली यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है, हमने यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन हमारा क्या हो चुका है, एंड, ठीक है, हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड। तो इंट्रोडक्शन की बात तो हमने कर ली है कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लोड के बारे में, देन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, एंड देन बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप सीधे ऐप में जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको स्टार्टिंग से ही कुछ भी अपनी क्यूरोसिटी का कुछ भी, अगर आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को इधर उधर चलाते हैं तो बिल्कुल चलाओ, हम यहाँ पर आपके लिए ही मौजूद हैं, ठीक है। आपके अगर माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं, तो भी आप ऐप पर जाके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप सिंपल सोम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे फर्स्ट लेक्चर से ही मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आपके डाउट
हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी आपके डाउट हैं वो आप कीजिए, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको थोड़ा सा मेरे साथ देना होगा। साथ इन द सेंस कि जो मैं कंटेंट यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं यहां पर कंटेंट बात कर रहा हूं, इस कंटेंट को हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेसिस पर ही नहीं लेके जाने वाले हैं। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, आपका अल्टीमेट एम क्या है, उम्मीद है आपको पता होगा आपका अल्टीमेट एम क्या है। ठीक है, अल्टीमेट एम ये है, किसी एग्जाम को क्रैक करना नहीं है, एक्चुअल आपका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए। रात दिन सोते जागते हमेशा ये चीज याद होनी चाहिए कि मुझे इसमें जाना है। जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, मुझे उसमें रियल में जाना है। ठीक है, मुझे उसमें रियल में जाना है। ठीक है, अगर आप वो चीज सोच के चल रहे हो तो आपको ये सारी चीजें में एक चीज और करनी होगी जो मैं थ्योरी के साथ में रखूंगा आपके साथ, बस वो टाइमली आपको कंप्लीट करना है। इनके साथ में आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता रहूंगा, जो कि आपको खुद से भी लगाने होंगे। ठीक है, हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस थ्योरी। ठीक है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उन असाइनमेंट्स को करेंगे और उन असाइनमेंट्स का डिस्कशन मुझसे आप करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्वेश्चंस की क्वेरी होगी वो ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप करेंगे। ठीक है, जरूरी है ये चीजें आपको अगर ये ड्रीम जॉब पानी है। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।